जी दुआ, कोई सवाल था आपका? जी अभी लास्ट सेशन में किसी ने कुछ कहा था कि सर कुछ रिपीट कर दें। दुआ मेरे ख्याल से आप थी। कोई सवाल था आपका? अच्छा, मेरी वॉइस सबको आ रही है भाई? यस यस सर। सर। ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से दुआ के साथ इंटरनेट इशू है। वेल तो भाई यहाँ पे हमने मेथड को क्या कर लिया था, इन्वोक कर लिया था। देन उसके बाद हमने कहा था कि भाई जब मेथड चल जाए ये वाला, तो ये हमें एक नोटिफिकेशन दे दे कि भाई योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली इंसर्टेड। देन उसके बाद डाटा डिस्प्ले हो जाए। तो डाटा डिस्प्ले मुझे कहाँ करवाना था गालिबन? डाटा ग्रिड व्यू वन डॉट, इसको चाहिए थी डाटा सोर्स। ठीक है। और उसके बाद डाटा सोर्स में मुझे क्या देना है? मुझे डाटा सोर्स में इस मेथड को देना है। अब इस मेथड में कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए मुझे इसके आर्गुमेंट में कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं सिर्फ मेथड को डिस्प्ले करवाऊंगा। बट ये मेथड किसका पार्ट है? ये स्टूडेंट का पार्ट है। तो मुझे इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। std1 डॉट करने के बाद मैं करवाऊंगा डिस्प्ले का मेथड, और ये हंसते खेलते ये वाला काम करेगा। बस मुझे जो है वो आप लोगों के फॉर्म पे ये चीजें चाहिए थी कि भाई सबसे पहले जो क्लास का नाम बनाया है, क्लास का नाम या तो आपने ग्लोबली ऑब्जेक्ट बनाया हो, या फिर आप लोगों ने इस तरीके से हर कंट्रोल के अंदर बार बार बनाया हो। ऑब्जेक्ट से मेथड जो आपने बनाया है, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ये चीजें बस मुझे देखनी थी, जो कि मुझे नहीं मिली थी मेजोरिटी की कॉपीज में। तो अब ये मेरे पास जो है वो इंसर्ट की फंक्शनलिटी जो है वो पूरी इंप्लीमेंट हो गई है। अब मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को एक दफ़ा बिल्ड कर लेता हूँ कि भाई मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो ये सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा। मैं रन करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ आईडी नंबर 1। यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ। देन उसके बाद ईमेल। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। अब इंसर्ट करवाता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली इंसर्टेड। जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर देखिए मुझे मेरा रिकॉर्ड मिल रहा है। और मैं अगर अपने डेटाबेस पे जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा रिकॉर्ड भी यहाँ पर ऐड हो गया। अब इसमें आप क्या कंडीशन लगाओगे, तो ये सारी चीजें मुझे अभी इस टाइम बताने की जरूरत नहीं है कि भाई इफ एल्स क्या लगाओगे, किस तरीके से लगाओगे। अब आप की तरफ से जो एक सवाल आया था कि सर इफ एल्स, तो बिल्कुल आप इस बटन के पीछे आप इससे पहले इफ लगा दोगे, एल्स लगा दोगे। भाई तमाम फील्ड जो है वो क्या होनी चाहिए, फिल होनी चाहिए। अगर फिल हुई तो ठीक है, वरना फिर ब्ला 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 जो भी है। या आप ट्राई कैच का ब्लॉक लगा लो कि भाई इन केस अगर मैंने इंटीजर की जगह कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, तो मैं यहाँ पर इस पूरे कोड को ट्राई में बाइंड करूँ। ये पूरे कोड को ट्राई में बाइंड कर लूँ और उसके बाद कैश लगाऊं। कैश में मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास एक्सेप्शन वही आए जो नॉर्मल आती है, तो मैं एक्सेप्शन की क्लास यूज करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पर मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसमें मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास वही एक्सेप्शन है जो नॉर्मल सिस्टम की तरफ से आती है। तो मैं यहाँ पर उसका एक पैरामीटर ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ex डॉट करने के बाद मैसेज कर दिया। तो अब इससे क्या होगा कि रन टाइम पे आने वाले जो भी इश्यूज होंगे, तो मेरा कोड नहीं फटेगा, मेरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी। वो मुझे रन टाइम पे ही मैसेज दे देगा कि अब इसमें रन टाइम में मैं क्या इशू कर सकता हूँ।
रन टाइम में मैं भाई ये इशू कर सकता हूँ कि भाई मैं आईडी में जो इंटीजर रिक्वायर्ड था मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू, जैसे मैं इंसर्ट करवाऊंगा तो यहाँ पे देखें कि मुझे इसने रन टाइम पे एक्सेप्शन दे दी मैसेज बॉक्स में कि भाई इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। चलो भाई वैल्यू को सीधा करो, यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 2। अब मैंने कोई भी फील्ड जो है वो एम्प्टी छोड़ दी, तो अब यहाँ पर मुझे देगा कि योर रिकॉर्डिंग सक्सेसफुली इंसर्टेड। इसलिए इंसर्टेड कि भाई मैंने डेटाबेस की डेफिनेशन में, यहाँ पर इस टेबल की डेफिनेशन में अगर हम जाएं ये टेबल की डेफिनेशन में यहाँ पर कॉलम क्या था, नॉट नल, लेकिन वहां पे ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि इसने नल नहीं लिखा, इसने क्या लिखा है, एम्प्टी। क्या फर्क है दोनों में भाई, कौन बताएगा? क्या ये दोनों एक ही चीज है? समझ में ये बात आती है ना कि भाई हमने यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि भाई ये नेम नॉट नल। क्या बताया था नल के बारे में भाई पहली दूसरी क्लास में, दूसरी तीसरी क्लास में? नल किस टाइप की वैल्यू है? ये एक एसक्यूएल सर्वर की डिफॉल्ट वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर अगर नल एक्सेप्ट करता इस तरीके से तो क्लास, याद रखिएगा यहाँ पर नल लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर नल नहीं है। ये क्या है कि एक एम्प्टी वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये नॉट नल वैल्यू है, कीप इन माइंड। इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड एम्प्टी सेल। तो भाई एम्प्टी सेल क्या होता है कि एक नॉट नलेबल वैल्यू होती है, सही है, जीरो स्ट्रिंग वाली वैल्यू कहलाती है, ये ध्यान में रहे। तो यहाँ पे हमारी इंसर्ट की इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अब अगला काम आप लोगों को क्या करना था कि अगला काम ये करना था कि भाई अब इंसर्ट के लिए एक मेथड बनाया है तो आप लोगों ने अपडेट के लिए भी मेथड बनाना। हाँ, तो मैं यहाँ पर पब्लिक वॉइड अपडेट रिकॉर्ड के नाम से मेथड लूंगा और उसमें वही पैरामीटर में पास कर दूंगा जो मैंने इंसर्ट में किए थे। इसी पूरे कोड को यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दूंगा और सिंपली यहाँ पर सिर्फ क्यूरी चेंज होगी मेरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्यूरी मेरी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे कौन सी क्यूरी आएगी भाई, अपडेट, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स, सेट कर दो आईडी की वैल्यू, आईडी इक्वल टू सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन कॉन्केटिनेशन, और ये आ जाएगा मेरे पास आईडी का पैरामीटर। फिर उसके बाद नेम भी चेंज कर दो, अगर नेम मांग रहा है तो भाई नेम इक्वल टू सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन कॉन्केटिनेशन, ये आ जाएगा एनएम। फिर कॉमा के बाद ईमेल भी चेंज कर दो अगर रिक्वायर्ड है तो ईमेल इक्वल टू सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन और कॉन्केटिनेशन, ये आ जाएगा ईएमएल। अब किसके बिहाफ पे करोगे भाई, ये भी तो बताना है। अगर मैं सिर्फ इतनी क्यूरी लिख दूंगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन बताएगा? अगर मैं सिर्फ इतनी क्यूरी लिख दूंगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर सारे स्टूडेंट्स जितने भी होंगे सारे चेंज हो जाएंगे। हाँ सही है। तो पूरा टेबल का रिकॉर्ड जो है वो एक ही वैल्यू पे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, राइट। तो अब मुझे फिल्टर आउट करना है। वेयर की डेफिनेशन कौन बताएगा, वेयर का क्लॉज क्या काम करता है? सर जहाँ पर आईडी ये हो, न्यूक्लिएट करते हैं। नहीं, जस्ट सिर्फ डेफिनेशन बताएं बस, मुझे एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा हूँ। सर पॉइंट आउट करता है ना कि जहाँ पर मतलब आईडी ये हो वहाँ पे चेंज करो। सर पर्टिकुलर रॉ पे काम करो, पर्टिकुलर रॉ पे वो फोकस करता है। आहिल, पर्टिकुलर रॉ पे फोकस करता है, पर्टिकुलर रॉ पे पॉइंट आउट करता है।
वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर आउट योर रिकॉर्ड, बिल्कुल सही बता रहे हैं आहिल। और आप जो बताना चाह रही हैं, फजीन बता रही थी ना, यस फजीन, सर। तो आप जो बताना चाह रही थी वो भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि भाई वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर आउट योर रिकॉर्ड। फिल्टर कर रहे हैं ना, हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को क्या करना है, टारगेट करके उसको अपडेट करना है। तो फिल्टर करेंगे ना, तो वेयर आईडी इक्वल टू सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, और ये आ जाएगा कॉनकैटिनेशन के बाद आईडी। बस ये हमारी एक क्वेरी बन गई। अब आपने क्या करना है कि भाई एक बटन यहाँ पर कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है, और इस बटन का नाम चेंज करना था, और इस बटन का नाम हम कर देंगे अपडेट। सही है। अब यहाँ पे इस बटन का नाम क्या कर देंगे, अपडेट। या आप लोग चाहो तो भाई एक बटन और बना लो, डिस्प्ले का बनाना था वैसे, यहाँ पर हमने डिस्प्ले का बटन बना दिया। अब इस बटन के पीछे सबसे पहला काम क्या करना है कि भाई ये वाली पूरी लाइन अब आपको बार बार लिखनी पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपकी मर्जी है कि आप ग्लोबली इसको बना दो, तो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कंट्रोल में डालोगे तो इसका स्कोप जो है वो लोकल हो जाएगा, उसी इवेंट के हद तक ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको ये कॉपी करूंगा, देन उसके बाद डाटा ग्रिड व्यू पे डाटा सोर्स देनी है, और उसके बाद यहाँ पर std1 डॉट करने के बाद डिस्प्ले का मेथड मुझे देना है। ये आ गया डिस्प्ले का मेथड। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा, तो यहाँ पे मुझे मेरा रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले मिल जाएगा। अब गालिबन अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए इस बटन के पीछे काम करना था ना, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर इस बटन के पीछे। अब इस बटन के पीछे मुझे वही सबसे पहले यही वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, std1 डॉट करने के बाद मुझे अपडेट रिकॉर्ड का मेथड मिलेगा। अपडेट कर दो रिकॉर्ड को। अब ये मुझसे क्या मांग रहा है, अब ये मुझसे मांग रहे हैं यूजर इनपुट। अब यूजर इनपुट कहाँ से आएगा, तो मैं यहाँ से बजाय लिखने के मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, गालिबन ये मेरे पास यूजर इनपुट आ गया। फिर उसके बाद मैसेज बॉक्स भी आ जाए, तो ये दोनों लाइंस मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूंगा। रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली अपडेटेड, और मुझे यहाँ पर रिकॉर्ड डिस्प्ले भी हो जाए। तो अब इस टाइम जो अपडेट करने का जो पैटर्न है वो लैब नंबर 3 वाला नहीं है। अब यहाँ पे अपडेट करने का जो पैटर्न है वो क्या है कि भाई आईडी वाइज अपडेट करना है। कि भाई मैं चाहता हूं कि इस टू को नेम प्रोवाइड करना है, तो मैं सबसे पहले उसकी आईडी यहाँ पे लिखूंगा। अगर मैं आईडी नहीं लिखूंगा तो ये शायद अपडेट ना करे और एक्सेप्शन जनरेट कर दे। क्यों? क्योंकि इसको आईडी की वैल्यू चाहिए थी। क्यूरी में क्या बताया था, क्यूरी में यही तो डिफाइन है कि भाई अपडेट कर दो आईडी चाहे, ठीक है, या उसका नेम या ईमेल या कुछ भी, लेकिन आईडी वाइज। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको नेम देना है, फॉर एग्जांपल हमने अली नाम दे दिया, और मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया। मैंने ईमेल मुझे नहीं करनी थी, ईमेल हो सकता है इसकी सही हो। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा। अब ये पहले से मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, तो इसने क्या कर दिया कि उसमें नल वैल्यू दी थी हमने, चलो ईमेल भी दे दी, फॉर एग्जांपल ali@yahoo.com। रिकॉर्ड अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे ईमेल भी आ गई हमारे पास। अगर मुझे आईडी नंबर सर 1 को, जी जनाब। सर अगर आपने वो एक रॉ हेडर वाला तरीका बताया था ना, हाँ, तो उसमें हमें आईडी देनी होती है फिर इस तरह करके? वो हम लोगों ने तब इम्प्लीमेंट किया था कि जब हमने आईडी को आइडेंटिटी कॉलम बनाया था ना,
कि जिसमें आए खुद ही वैल्यू जनरेट हो रही थी, तो उसको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया था। क्रूड एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने के दसियों तरीके हैं, आप किसी पैटर्न को भी फॉलो कर लो। ओके सर। फिर उसके बाद अगली चीज क्या थी कि भाई डिलीट करना था। अब डिलीट तो हो जाना चाहिए यार तुम लोगों से। ठीक है भाई। अच्छा, अब किसी ने एक सवाल नहीं किया अभी तक, किसी ने एक सवाल नहीं किया कि यहाँ तो वेरिएबल ये वाले यूज ही नहीं हो रहे, वार्निंग आ रही है। तो बाद में पेरीमीटर्स दिए हुए ना मेथड्स में, तो उसकी क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन हमें ये करवाने थे, तो इसके लिए पता है क्या तरीकेकार है? इसके लिए ये है हिसाब किताब कि दिस डॉट करने के बाद ये जो आईडी है इसको बराबर कर दो आईडी के पैरामीटर से। अब यहां से देखो आईडी से मेरे ख्याल यहाँ पर ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इधर। इसी तरीके से दिस डॉट नेम इक्वल टू nm। समझ में आ रही है चीज? जी। इसी तरीके से दिस डॉट करने के बाद ईमेल इक्वल टू aml। तो अब इससे क्या होगा कि भाई यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू। अब यहां पर मुझे बताओ कि क्या क्यूरी में, अब मुझे ये अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आईडी लिखूं और यहाँ पर अब ये लिखूं नेम, तो क्या चलेगा? 100% चलेगा। और यहाँ से यस सर। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल, तो 100% चलेगा। अब यहाँ दोनों पर क्या तरीके सही यूज है हो ना रहा मतलब है? सर? जी बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर यूं समझ लें कि भाई एट्रीब्यूट भी यूज करते हुए जाना है। अब ये तरीके कार है, ये सिर्फ हम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। काम करने के तो दसियों तरीके हैं। आई होप कि यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी कि भाई आप लोगों को एक्चुअल टास्क में करना क्या था, राइट? अच्छा जी, तो यहाँ पर हम अपने इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करते हैं और क्रिएट करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन, और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं आज की लैब। जनाब, क्लास मेंबर्स, मेथड और कंस्ट्रक्टर्स क्लास के मेंबर ही है ना। क्लास बनती है, क्लास के अंदर वेरिएबल भी बनते हैं, तो वो भी क्लास के मेंबर हो गए। क्लास के अंदर उसका कंस्ट्रक्टर होता है, वो भी मेंबर हो गए। और क्लास के अंदर मेथड्स बनते हैं, फंक्शन बनते हैं, ये भी उसके मेंबर हो गए। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सब क्लास के मेंबर्स हैं? यस सर। तो अब हमारे पास जो लैब नंबर 5 है वो इन्हीं चीज पर है। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि क्या कंस्ट्रक्टर एक ही होता है क्लास के अंदर? नहीं। मैं 50 कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ विद द सेम नेम, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो नेम सेम एक ही नेम होता है, ऑफ द क्लास होता है ना। कंस्ट्रक्टर एक ही होता है सर। कंस्ट्रक्टर एक होता है, आहिल कह रहे हैं भाई। अच्छा। सर आइल नहीं, मुजम्मिल। अच्छा, दरअसल वो आहिल जैसी आवाज लग रही है ना, तो इसलिए वो कल जो है वो। हाँ भाई, क्लास मेंबर्स के बारे में बात होगी यहाँ पर। मेथड्स, मेथड्स के बारे में क्या जानते हो भाई? वाई वी यूज मेथड्स, ये 3 पॉइंट्स कौन बताएगा? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का सवाल है ये।
सर हमारा जो कोड होता है एक प्रॉपर वे में लिखा हुआ आता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है उसका, और डुप्लीकेट चीज उससे नहीं होती अगर हम मेथड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो। और कोड का उस मेथड के जरिए हम बार बार यूज कर सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट सही है। डिफरेंट जगह। तो इसको हम लोग कोड रीयूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, अवॉइड डुप्लीकेट कोड। एक कोड बार बार लिखने के बजाय एक मेथड में बाइंड करो और जगह जगह यूज कर लो। ठीक है, और बेटर स्ट्रक्चर प्रोग्राम एंड मोर रीडेबल कोड, बजाय कि लाइन ऑफ कोड आप बार बार पढ़ो तो सिंपल समझ जाओ, हाँ भाई ये मेथड यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, इसमें से हमने ये पढ़ा था कि भाई इसमें ये लाइन ऑफ कोड लिखे हुए थे। मेथड को बनाने के लिए कौन सी 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं भाई किसी भी मेथड को बनाने के लिए? और उसका मॉडिफायर, उसकी रिटर्न टाइप और रिटर्न मेथड टाइप और नेम। मेथड नेम। मॉडिफायर क्या होता है, सर ने बताया? यस सर। सर सर मॉडिफायर के उसको पब्लिक करना है, प्राइवेट, मतलब वेरी गुड। उसकी एनकैप्सुलेशन होती है एक तरह से। पब्लिक बिल्कुल सही स्टैटिक है, प्राइवेट वगैरह। बिल्कुल सही है। यानी ये एक्सेसिबिलिटी होती है, इस पे बात करेंगे भी डिटेल कि भाई पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, इंटरनल प्रोटेक्टेड, इन पांचों बहन भाइयों में फर्क क्या है। ये सब क्या होते हैं, इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी मेंबर को। किस टाइप इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट सर ने बताया आप लोगों को, ऊक का पिलर है ये पूरा। यस जी। सर। कोई बताएगा क्या डिस्कशन हुई इसके बारे में? सर यही पढ़ाया था उन्होंने कि अगर पब्लिक करेंगे तो ऑल ओवर दी, मतलब आप हर जगह उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर प्राइवेट होगा तो उसी स्कोप में बस, और कहीं पर भी आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, सही। और उसको अब चाइल्ड एक्सेस कर सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, ये प्रोटेक्टेड की कहानी है। जहां पे भी चाइल्ड का वर्ड या इनहेरिटेंस का वर्ड आ जाए तो वहां पे एक्सेस मॉडिफायर कौन सा है? प्रोटेक्टेड। चलो खैर, इस पे बात करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक मेथड जहन में आया, मैंने लिख दिया। क्या लिखा गया भाई? स्टैटिक वॉइड शो। मेथड को बनाने के लिए हमें क्या स्टैटिक भी स्कोप है, क्या मॉडिफायर है? आप लोगों ने जो बताया पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक तो किसी ने भी नाम नहीं लिया। क्या स्टैटिक कोई मॉडिफायर है? सर स्टैटिक आई थिंक एक जगह में रहता है, आई थिंक सो, मतलब जिक्र मेथड वो कहीं भी यूज हो सकता है। चलो अब ये मुझे बताओ कि क्या मेथड खुद ही इंप्लीमेंट हो जाते हैं या इंप्लीमेंट करवाना पड़ता है? फिर उनको कॉल करवाना पड़ता है। कॉल करवाना पड़ता है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स, तो क्या बताओगे? फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करवाना पड़ता। सही है, वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होता है, लेकिन कब होता है? ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही। वेरी गुड, एक्सलेंट। जब आप ऑब्जेक्ट बना देते हो, यानी इंस्टेंशिएट कर देते हो, वो लाइन लिखते हो कि भाई क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू के बाद उसका कंस्ट्रक्टर ही तो कॉल होता है, वो सेम नेम ऑफ द क्लास और ब्रैकेट्स। लेकिन मेथड को हमेशा इंप्लीमेंट करवाना पड़ता है। लेकिन अगर मुझे इस मेथड की इस डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करवाना है तो मैं यहाँ पे मेथड को कॉल करवाऊंगा, शो के मेथड को। ठीक है, देन उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन, और यहाँ पर मैं जब इंप्लीमेंट करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेथड शो क्या आ जाएगा। क्लास मेथड की टाइप होती हैं, जो दो मेजर टाइप होती हैं कि भाई एक वो मेथड होता है कि भाई जिसकी सिर्फ बॉडी होती है, सिर्फ जिसकी सिर्फ डेफिनेशन होती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई किसी भी मेथड में पैरामीटर क्यों पास किए जाते हैं, व्हाई वी यूज पैरामीटराइज मेथड, तो कौन क्या जवाब देगा? क्यों मैं ऐसा काम नहीं कर सकता था भाई, मैं शो के मेथड में सारी चीजें डिफाइन कर दूं?
तो मुझे एक वक्त ऐसा आएगा कि भाई शो के मेथड में मुझे पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। क्यों? रीजन? सर क्योंकि कोड रीयूज करने बार बार तो हर दफा अलग वैल्यूज हो सकती नहीं, हैं। आप यहाँ पर 10 दफा इस मेथड को यूज करो, 50 दफा मेथड को यूज करो, लूप के थ्रू सर पूरा 1000 दफा लूप यूज करो, इट्स अप टू यू। सर जी जनाब। सर रीजन ये है कि मेन मेथड के अंदर सारी वो वेरिएबल्स रीड होती है, लेकिन मेथड के अंदर है ना वो नहीं होती, इम्प्लीमेंट नहीं होती। नहीं जनाब, मेरा सवाल ये है कि मैं क्यों यहाँ पर इंटीजर a कॉमा इंटीजर b पास करूं? वाई? क्यों मैं ऐसा काम करता हूँ? सवाल मेरा सिर्फ ये है। यूजर से वो जो भी इनपुट्स आएंगे वो यहाँ पर। हाँ, यानी अगर मुझे किसी भी मेथड को डायनामिक तौर पर यूज करना है तो मैं उसमें यकीनन पैरामीटर पास करूंगा। डायनामिक विद सेंस कि भाई अगर मैं इन दो मेथड को, यानी इस मेथड को अगर मैं ऐड करवाता हूँ, ऐड का मेथड चलाता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये मैंने एक मेथड बना लिया जिसमें दो यूजर से इनपुट लिए जाएं और वो इनपुट हमें नहीं पता, वो फिक्स ना हो, वो यूजर इनपुट करे रैंडमली तौर पर, हर दफा में कोई डिफरेंट इनपुट हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, इस मेथड में पैरामीटर बना लूंगा, एक इनपुट ये हो गया a और यहाँ पर एक इनपुट हो जाएगा b। और दोनों इस मेथड के अंदर एक फंक्शनलिटी मैं ऐड कर दूंगा कि भाई मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ c, जिसमें a और b को मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं। देन उसके बाद इस मेथड में क्या मैं डिफाइन कर दूं कि भाई एडिशन ऑफ a एंड तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा सी। अब यहाँ पे पैरामीटर पास करने की इसलिए जरूरत पड़ी है गालिबन कि अब जब मैं इस मेथड को इम्प्लीमेंट करवाऊंगा ना, ऐड के मेथड को, तो ये मुझसे मांगेगा यूजर इनपुट कि अब इस ऐड के मेथड में एक फंक्शनलिटी है कि आपसे मांगे जाएंगे दो इनपुट। फॉर एग्जाम्पल इनपुट कुछ भी हो सकते हैं, 2,4 हो गया। अब ये 2 और 4 के दरमियान जो है वो सम करेगा और एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर करेगा जिसका नाम है सी। और अब आपको इसके जवाब में मिलेगा ये। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो यहाँ पर 4 और 2 का सम होके मुझे 6 की वैल्यू मिलेगी। तो कीप इन माइंड, किसी भी वेरिएबल में अगर कोई किसी भी मेथड में अगर पैरामीटर नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि वो एक स्टैटिक टाइप का मेथड है। स्टैटिक इस सेंस में कि बस जो उसमें डिफाइन है वो हर दफा जब भी कॉल होगा वो बस उसी तरीके से चलेगा। उसको डायनामिक करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं कि भाई उसकी फंक्शनैलिटी, इसका काम तो ऐड करना ही है, लेकिन अगर मैं इसको स्टैटिक मेथड यानी विदाउट पैरामीटर मेथड बनाऊंगा तो यकीनन मुझे यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू देनी पड़ेगी। तो अब जब भी मेरा ये वाला मेथड चलेगा तो ये क्या करके देगा, जितनी दफा भी मैं चलाऊंगा तो ये भाई मुझे 12 और 20 का सम करके जितनी भी दफा देगा एक ही वैल्यू रिटर्न करके देगा। लेकिन पैरामीटर पास करने के से इसके अंदर क्या आ गया कि भाई एक डायनेमिज्म आ गया कि भाई इसका काम फिर भी दो नंबरों को ऐड करवाना ही होगा, लेकिन अब वो जो दो नंबर होंगे हर दफा डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये एक इसके अंदर एफिशिएंसी आ गई। ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है भाई सबको? यस सर। अब हमारे पास क्या है कि भाई कुछ टाइप्स है मेथड की, कि भाई सिंगल मेथड हमने क्यों पढ़ा और हमारे पास मेथड में पैरामीटर क्यों आ जाते हैं, ये हमारे पास टाइप है। अब हमारे पास जो अगली टाइप होती है कि एक होता है वैल्यू टाइप मेथड और एक होता है रेफरेंस टाइप मेथड। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में इसके बारे में टीचर ने आपको बताया होगा, याद है कुछ? पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, रेफरेंस टाइप मेथड, वैल्यू टाइप मेथड।
नहीं सर, रेफरेंस के बारे में नहीं बताया था। इसमें रिटर्न टाइप होता है, आई थिंक सो। वो एक रिटर्न जो है वो होता है मेथड रिटर्न टाइप, जिसमें डिफरेंट हो। वॉइड एक रिटर्न टाइप है, लेकिन नॉन वॉइड मेथड हम लोग उसको कहते हैं। चलो पहले उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेथड होता है स्टैटिक इंटीजर, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन। अब क्लास यहाँ पर इस इंटीजर का क्या मतलब है, क्या ये डेटा टाइप है? सर इसका मतलब है कि जो वैल्यू सर रिटर्न रिटर्न हो रही टाइप है है। वो इंटीजर हो। हाँ, याद रखिएगा कि जब भी void के अलावा कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे लिखी हुई होती है तो वो उस मेथड की रिटर्न टाइप कहलाती है। कि अब इस मल्टीप्लिकेशन के मेथड पे वाजिब हो गया कि ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। जिस मेथड की जो डेटा टाइप होती है वो उस मेथड की रिटर्न टाइप कहलाती है, और उस मेथड पे वाजिब होता है कि भाई ये मेथड अब इसी टाइप की वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करके लाके देगा। ठीक है जनाब। तो अब यहाँ पे फॉर सपोज हम पैरामीटर ले लेते हैं कि भाई एक पैरामीटर मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। अब क्या होगा कि भाई ये रिटर्न करवाएगा हमेशा a, और अब इसमें आप प्लस करवा दो मल्टीप्लिकेशन करवा दो, लेकिन जो भी करवाओगे वो हमेशा एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं करवा सकता, इट विल गिव द एरर। क्यों एरर? तो यहाँ पे कह रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इन स्ट्रिंग टू इंटीजर। कि अब आपने यहाँ पर जो है वो वेरिएबल वो रिटर्न टाइप क्या रखी है, इंटीजर। तो अब इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है ये हमेशा आपको रिटर्न करके देगा कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू। अगर आपको याद हो हमने डिस्प्ले का मेथड बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, उसकी रिटर्न टाइप जी क्या थी? सर, डेटा टेबल। डेटा टेबल। कौन उसको इलेबरेट करेगा? तो वो डेटा टेबल क्या थी, ये उसकी रिटर्न टाइप थी। तो वो क्या रिटर्न कर रहा था, वो डेटा टेबल, यानी वो डेटा रिटर्न कर रहा था वो मेथड। उस पे ना तो कोई इंटीजर उस पे हराम था, उस पे कोई स्ट्रिंग हराम था। उसने क्या किया कि जो उसकी रिटर्न टाइप थी उसी टाइप की वैल्यू उसने रिटर्न की। तो वो डेटा टेबल क्या था, डेटा को लेके आता। तो वो मेथड क्या कर रहा था, डेटा को डेटाबेस से उठा के डिस्प्ले कर रहा था। तो सेम सिनेरियो इज हियर कि अब इस टाइम ये जो मल्टीप्लिकेशन, ये मेरे मेथड का नाम है। स्टैटिक इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, स्कोप ऑफ द मेथड। स्टैटिक इसलिए लगाया क्योंकि भाई ये एक इंडिपेंडेंट मेथड हो गया, इसको किसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना अभी तक के हमने मेथड बनाया कि भाई पहले क्लास का ऑब्जेक्ट से डॉट करके फिर मेथड को इंप्लीमेंट करवाते ना। तो भाई स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक सिर्फ अभी इसलिए बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे स्टैटिक का वर्ड यूज हो रहा है। तो स्टैटिक किसी भी मेथड में या किसी भी वेरिएबल में अगर लग जाए क्लास के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि उसको उस क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट होगा क्लास के नेम से। इसकी मिसाल मैं इस तरीके से दे सकता हूं आप लोगों को कि जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन। अब ये राइट लाइन क्या है, ये एक मेथड है। मेथड ऐसे ही बनता है ना, मेथड का नाम और ये ब्रैकेट, ये मेथड कॉल हो गया। लेकिन ये कंसोल क्या है, ये क्लास, क्लास के नाम से जो मेथड डायरेक्ट कॉल हो वो उसको कहते हैं स्टैटिक मेथड। सही है, इसकी भी मैं एग्जांपल आप लोगों को करके दिखाता हूं ताकि आपको क्वाइट श्योर हो जाए कि भाई हम यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं कि पब्लिक क्लास ए के नाम से हम क्लास बना लेते हैं। ये हमारी एक क्लास हो गई। अब इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया स्टैटिक वॉइड शो के नाम से। अब कुछ नहीं, सिर्फ इस मेथड के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी कि भाई शो मेथड इन क्लास ए।
बस ये एक मेथड मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये मेथड कहाँ पे बना हुआ है? क्लास ए के अंदर। अब किसी भी क्लास के किसी भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें ये पता है कि भाई हमें सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ये आया ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, यही वाला काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? ए डॉट करने के बाद मेथड को इन्वोक करवाते हैं। बट क्लास कीप इन माइंड इस टाइम ये मेथड क्या है? एक स्टैटिक मेथड है। तो इस स्टैटिक मेथड को इस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट ए लिखूंगा, डॉट करूंगा, तो यहाँ पर ये मेथड मैं डायरेक्ट ए लिखूंगा, यहाँ पर डॉट करता हूं, क्या हुआ, सॉरी पब्लिक। तो यहाँ पे मैं ए करूंगा, डॉट करूंगा, तो यहाँ पर ये मुझे मिल जाएगा शो का मेथड। लेकिन अगर मैं उस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा कि जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं कि भाई ए इक्वल टू न्यू ए और ए डॉट करने के बाद, तो यहाँ पर देखिए मुझे शो का मेथड नहीं मिल रहा। तो मेक श्योर कीजिए इस बात को कि स्टैटिक मेथड को कभी भी क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ये हमेशा डायरेक्ट क्लास के नेम से इंप्लीमेंट होता है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करूंगा तो ये हंसी खुशी जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये वाली बात कितनों को समझ में नहीं आई? ये सिर्फ स्टैटिक समझा रहा हूँ कि भाई स्टैटिक का ये फीचर होता है। सर दोबारा रिपीट करते स्टैटिक वाला वापस। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। चलो मैं एक एग्जाम्पल से करता हूँ, जो मैं स्टूपिड सी एग्जाम्पल सबको देता हूँ कि भाई आमतौर पर हम खुद को समझते हैं कि यार हम बहुत आज़ाद हैं यार, हमें कोई रोक टोक नहीं करो। तुम होते कौन है वो हमसे पूछने वाले? ये हम लोग ईगो में कह देते ना। तो यही मिसाल, रह रहे अपने बाप के घर पे हैं लेकिन छोड़े हो गए ठीक है। तो यहाँ पर कहानी ये है, यहाँ पर कहानी ये है कि भाई अभी तक हमने जो मेथड बनाए, उन मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं कि भाई हमें सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इस तरीके से पूरी क्लास को इंस्टेंशिएट करना पड़ता है, और फिर जो हमें ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ होता है ए डॉट करने के बाद, तो उससे हम तमाम वेरिएबल को, तमाम एट्रीब्यूट को क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। लेकिन जब भी किसी भी क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड हो जाए तो हमें ये वाला काम करने की जरूरत नहीं होती। स्टैटिक मेथड डायरेक्ट क्लास के नेम, ये मेरे पास ए क्या है? क्लास है। क्लास के नेम से डायरेक्ट ये मेथड शो हो जाता है। तो इसकी क्वाइट एग्जांपल कौन सी है? कंसोल डॉट राइट लाइन। अब ये मुझे बताओ कि क्या ये चीज और ये चीज दोनों सेम है या नहीं? अच्छा अब समझा, यस सर, मतलब ये सेम है। है। तो स्टैटिक मेथड हमेशा अपने क्लास के नेम से डायरेक्ट इन्वोक होगा, उसको किसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट मेथड होता है, डायरेक्ट क्लास का नाम दो और इंप्लीमेंट करो। लेकिन अगर मैं यहां से स्टैटिक हटा दूं तो इट विल गिव दी एरर, और ये कहेगा कि क्या कह रहा है एरर में? कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारी मीटिंग वाले बन एंड होने वाली है। मैं जल्दी से इसको बना दूं इक्वल टू न्यू ए। तो यहाँ पे ए डॉट करूंगा तो अब यहाँ पे ये मुझे शो का मेथड इंप्लीमेंट होगा। समझ में आ रहा है दोनों में फर्क, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में? ठीक है जनाब, तो यहाँ पर आप लोग कर लो अब ब्रेक। तो मिलते हैं 10:20 पर, तो फिर यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।